टॉपिक क्या लगाया हुआ है? सेम वही मैथ स्टार्ट है। चलो, मेटल एंड नॉन मेटल में देखो अब हम क्या पढ़ेंगे। हेडिंग लगाओ रिएक्टिविटी सीरीज। क्या हेडिंग लगानी है? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज पे देखो बड़े क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर क्वेश्चन देखो कि अपने को क्या बताना है इसके अंदर कि कौन सी मोस्ट रिएक्टिव मेटल है और कौन सी क्या है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, पहले आप लिख लो, फिर मैं इसका शॉर्ट भी आप लोगों को बता दूंगी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? पोटाशियम। ठीक है, साथ में आप लोगों को सिंबल भी लिख के दे रही हूं ताकि सिंबल से भी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंबल आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ठीक है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? पोटाशियम। देन उसके बाद में सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, शॉर्ट ट्रिक ध्यान है, कालू नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, तो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कालू नाथ का माली आलू, एल्यूमिनियम, जिंक, पीबी नहीं, आयरन, लेड। ठीक है, ये सीक्वेंस देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि पोटाशियम क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या होता है कि भाई ये सबसे ज्यादा रिएक्शन करती है कि कोई भी चीज इसके कांटेक्ट में आई ये फटाफट उसके साथ क्या रिएक्शन कर लेगा। सोडियम भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। शायद आप लोगों को ध्यान भी होगा कि सोडियम को कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर रखा जाता है। कहाँ पे स्टोर रखते हैं सोडियम को? कहाँ स्टोर करते हैं? स्टोर इन कैरोसिन ऑयल। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी मेटल है जिसको कैरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये क्या है, एयर में हम इसे ओपन नहीं छोड़ सकते। ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर एयर के कांटेक्ट में आ गई तो उसी टाइम क्या इसमें ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और इसके बाद में हम लिखेंगे अब कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। नेक्स्ट यहां पे लिख देती हूं मैं कॉपर, फिर क्या है मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, और लास्ट में क्या आता है? प्लेटिनम। बीच में आएगा कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। यहां पे इनके बीच में हाइड्रोजन भी आता है। क्या आता है? हाइड्रोजन भी आता है। यानी हाइड्रोजन के बाद वाली जो मेटल्स हैं वो बिल्कुल क्या होती हैं? लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि गोल्ड और प्लेटिनम दोनों के लिए बोला जाता है कि ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल का नाम बताइए, लीस्ट रिएक्टिव मेटल का नाम बताइए। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी हुई भाई? यहाँ पे पोटाशियम, और लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी हुई? गोल्ड एंड प्लेटिनम। हाँ जी, पहले है हाँ जी हाँ जी। ठीक है, समझ में आ गया? ये आपको सीक्वेंस वाइज याद करना है। नेक्स्ट इसके बाद में देखो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि
मेटल के ऑक्साइड, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है आप लोगों के एग्जाम में कि मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है, जब मेटल के हम ऑक्साइड प्रिपेयर करें, मेटल के क्या प्रिपेयर करें, ऑक्साइड प्रिपेयर करें, यानी मेटल ऑक्साइड का मतलब है जैसे आप कोई भी मेटल ले लो, मैग्नीशियम है, अगर इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके पीछे देखो, मैग्नीशियम एक मेटल है, इसके पीछे क्या लगा हुआ, ऑक्साइड, तो ये क्या हो गया, मेटल का ऑक्साइड, ये क्या हो गया, मेटल का ऑक्साइड। तो मेटल के ऑक्साइड को अगर आप चेक करते हैं, ठीक है, तो ये कैसे होंगे, एसिडिक होंगे कि बेसिक होंगे, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने बना लिया, ये यहाँ पे आप एक चीज याद रखेंगे कि मैग्नीशियम का ना रिबन मिलता है मार्केट में, क्या मिलता है, मैग्नीशियम रिबन। यहाँ पे अपन ने मैग्नीशियम रिबन लिया है और उस मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया है। अब बर्न हुआ, बर्न होने के बाद हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन जाएगा अपने पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बनेगा, पाउडर होएगा, क्योंकि मैग्नीशियम है वो जल गया, राख सी बन जाएगी। अब इस राख को आपने पानी के अंदर घोलना है भाई, किसके अंदर डिसॉल्व करना है, वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है। जब हमारे पास इसका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने पानी के अंदर घोल लिया, तो अब हम इसमें लिटमस पेपर लेके जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, लिटमस पेपर लेके जाएंगे। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के अंदर घोलने के बाद जब हम इसमें लिटमस पेपर लेके जाएंगे, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको हम पानी के अंदर हमने घोल रखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड है, जब इसमें हम लिटमस पेपर लेके जाएंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, मैंने आप लोगों को करवाया भी है पहले। ये क्या होते हैं, बोलते हैं कि मेटल के ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो बेसिक के लिए हम कौन सा लिटमस पेपर लेके जाते हैं भाई, यहाँ पे आप रेड कलर का लिटमस पेपर लेके जाओगे तो वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ब्लू का मतलब यहाँ पे क्या है, ब्लू बेसिक, ठीक है। जब भी बेस है, बेस जब रिएक्शन देते हैं तो वो किस कलर के हो जाएंगे, ब्लू कलर, यानी बी से याद रख सकते हो, बेसिक हमेशा कौन सा कलर देंगे, ब्लू कलर देंगे, बेस हमेशा कौन सा कलर देंगे, ब्लू कलर देंगे, ओके। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है कि मेटल के ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर, बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, ऑल ऑफ दीज, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। अब इसी के साथ अपन नॉन मेटल का भी कर लेते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल के क्या होंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटल की, तो क्या बनेगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर, क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। दोनों के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा गया है, दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं कि मेटल के ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ओके। दोनों आप लोगों ने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट इसके बाद में देखो, नॉन मेटल्स के कुछ फीचर्स पूछे जाते हैं, जैसे अपन ने मेटल्स में कल पढ़ा था, मेटल में हम ने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं मोस्टली सारे मेटल्स क्या है, सॉलिड है ना।
एक लिक्विड मेटल बताई थी आप लोगों को, एक लिक्विड मेटल होती है, लिक्विड मेटल का नाम क्या है बेटा, मरकरी। ऐसे ही हम नॉन मेटल्स के लिए भी लिख सकते हैं, नॉन मेटल्स। अब आपको ध्यान होगा, नॉन मेटल्स है ना, वो लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, तीनों फॉर्म्स के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो हमें ये लिखना है ऐसी कौन सी नॉन मेटल्स हैं जो सॉलिड है, नॉन मेटल्स कौन सी सॉलिड हैं। वैसे तो देखो नॉन मेटल्स मोस्टली है ना गैसेस फॉर्म के अंदर होती हैं, ठीक है। जितनी भी अब हमारे रूम के अंदर कोई भी हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ भी है ना, सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स हैं वो वैसे तो गैसेस फॉर्म के अंदर मिलती हैं। आपसे ये पूछेंगे कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलती है, तो लिखो कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस और आयोडीन, ठीक है। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस और आयोडीन, ये चार ऐसी नॉन मेटल्स हैं जो हमें क्या मिलती हैं, किसके अंदर मिलेंगी, सॉलिड फॉर्म के अंदर, ठीक है। चार ऐसे नॉन मेटल्स जो सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलते हैं, कौन कौन से हैं, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस और आयोडीन। नेक्स्ट लिखो लिक्विड। लिक्विड के ऊपर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रोमीन, ब्रोमाइन भी बोल देते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। क्या है, ब्रोमीन। ये क्या है, लिक्विड नॉन मेटल है। नेक्स्ट देखो, सॉलिड होगी, लिक्विड होगी, गैसियस तो बहुत सारी हैं। गैसियस हम लिख सकते हैं, गैसियस में कौन कौन सी होंगी, देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होगी, बहुत सारी गैसेस हैं, मोस्टली सारी गैसेस हैं वो नॉन मेटल में ही आती हैं, नाइट्रोजन होगी, है ना, ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हो। तो ये क्या है नॉन मेटल्स में। अब जैसे मोस्टली ये क्वेश्चन आता है लिक्विड का, कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलती है। नॉन मेटल के लिए हम एक चीज और भी कहते हैं कि इनके अंदर चमक नहीं होती, नॉन लस्ट्रस, ठीक है, नॉन मेलिएबल, हम इनकी क्या है, थिन शीट्स नहीं बना सकते, नॉन डक्टाइल, इनको हम थिन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉन सोनरस, यानी ये रिंगिंग साउंड नहीं देती हैं। ये सारे मतलब जो मेटल्स के करेक्टर्स होते हैं ना, उनका अपोजिट कर दो, वो क्या हो गए, नॉन मेटल्स के हो गए कि ये नॉन लस्टर है, नॉन मेलिएबल है, नॉन डक्टाइल है, नॉन सोनरस है। लेकिन आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है, तो आपको एग्जाम्पल इसका देना है आयोडीन, आयोडीन चमकता है भाई, ठीक है। तो लिखो लस्ट्रस नॉन मेटल, लस्ट्रस नॉन मेटल, ये एक्सेप्शंस होते हैं। और देखो आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि एक्सेप्शंस के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, एक्सेप्शंस के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके जो भी एक्सेप्शंस दिए हुए हैं ना, उनके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछेंगे कि तो लस्ट्रस नॉन मेटल कौन है, आयोडीन, ठीक है, आयोडीन है वो चमकता है। इसके बाद में आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे कि जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेंगे किसी एक ऐसी नॉन मेटल का नाम बताओ जो क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है, तो आप आंसर क्या दोगे भाई, ग्रेफाइट, ठीक है, क्या दोगे, ग्रेफाइट। एक्सेप्शन साथ साथ भाई इसके अंदर एक्सेप्शंस बड़े हैं, केमिस्ट्री का यही सबसे बड़ा है कि इसके अंदर एक्सेप्शंस बहुत मिलते हैं, तो एक्सेप्शंस को लर्न करते जाओ, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ पे होता है,
अपनी पेंसिल के अंदर देखा है, अभी पेंसिल के अंदर जो ब्लैक सी स्टिक होती है ना, जिसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं, वो क्या है, ग्रेफाइट है। वो नॉन मेटल है बट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके बेटा, क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आगे लिखो, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल, अब इसके भी एक्सेप्शंस लिख लेंगे। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो नॉन मेटल्स हैं इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में लिखो भाई, कौन कौन सी ऐसी नॉन मेटल्स हैं जिनका हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो बोरोन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ठीक है, तीन है। कौन कौन से, बोरोन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तीन ऐसे नॉन मेटल्स हैं, इनके नीचे आप लिख लो भाई ये एक्सेप्शन है, तो क्या हुआ, हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। ओके बच्चे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे हमें क्या देखने को मिले भाई, एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे। सारे के सारे एक्सेप्शंस आप लोगों को लर्न करने हैं। अब हम इनकी करते हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में देखो एक क्वेश्चन आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के ऊपर। हाँ जी, हाँ 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 बिल्कुल, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब यहाँ पे देखो, एम्फो का मतलब क्या होता है, एम्फी का मतलब होता है एम्फो, एम्फो या एम्फी का मतलब होता है बोथ। क्या होता है, बोथ। बोथ का मतलब इसके अंदर ऐसी मेटल्स आएंगी बेटा जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगी, बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगी। ठीक है, दोनों के साथ रिएक्शन करती हैं, तो उन्हें आप बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसके अंदर ऐसी दो मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम और जिंक। तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा मेटल्स का पेयर है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का फीचर शो करता है, या फिर ऐसी कौन सी मेटल्स हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करती हैं। कौन कौन सी है, दो हैं, सिर्फ दो ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो शो करते हैं, एल्यूमिनियम एंड जिंक। बॉक्स में बंद करके 5 स्टार लगा लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि एल्यूमिनियम और जिंक क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी इसका ऑक्साइड और इसका ऑक्साइड, इस मेटल का ऑक्साइड, इस मेटल का ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा, Al2O3। अब Al2O3 मैं 2 बार लिख देती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवानी है और एक बार इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, बेस के साथ करवानी है। तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम क्या है, HCl। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसकी पीएच कितनी होती है बेटा, 0 होती है, यानी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। और नीचे मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसकी पीएच कितनी होती है, 14 होती है, यानी ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहां मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम का हमने ऑक्साइड प्रिपेयर कर लिया, मेटल का हमने ऑक्साइड प्रिपेयर कर लिया, इसकी HCl के साथ भी रिएक्शन कराई है,
बेस के साथ भी रिएक्शन कराई है। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, दोनों के साथ रिएक्शन करवाई तो हमारे पास एक बार बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसमें तो बनेगा Al2 AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AlCl3, और नीचे हमारे पास बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। ये वाला क्वेश्चन है ना, सोडियम एल्यूमिनेट वाला, ये मैंने कंपटीशन एग्जाम में देखा है। मैंने ETT वालों के एग्जाम में आया था कि भाई जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट। और इसका ना वहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे आप लोगों को, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे और वो हमें वहां पे करेक्ट आंसर बताना था। तो यहाँ पे जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड की हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है? सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है? एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, और साथ में क्या रिलीज होगा? वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर बनेगा साथ में। ठीक है, क्या बनेगा? वाटर बनेगा। नेक्स्ट देखो, अब हमें जिंक का ऑक्साइड है उसकी भी HCl और NaOH के साथ रिएक्शन करवानी है, तो वो और लिख लेते हैं हम। इसकी भी होगी, अगली भी लिख लो, क्योंकि देखो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, अब थोड़ा सा हाई लेवल लेंगे तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या बने हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर हम HCl से रिएक्शन करवा रहे हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट भी लर्न रखने हैं। लिखो जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड की HCl और NaOH के साथ रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड की HCl के साथ रिएक्शन, HCl क्या हो गया? एसिड। जिंक ऑक्साइड की NaOH के साथ रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन, ये क्या बन गया? बेस बन गया। तो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास ऊपर क्या बनेगा? जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड बना है ना, यहाँ पे क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड। क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड, ZnCl2। बस आगे एल्यूमिनियम क्लोराइड की जगह आप जिंक क्लोराइड लिख दोगे। ठीक है, साथ में वही वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखो ZnO ने NaOH के साथ रिएक्शन किया है, अब यहाँ पे क्या बना है? सोडियम एल्यूमिनेट ना, तो यहाँ क्या बनेगा बताओ? सोडियम जिंकेट। ठीक है, एल्यूमिनेट की जगह जिंकेट कर दो, क्या हो जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट की जगह सोडियम जिंकेट कर दो। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2ZnO2। ठीक है, ये क्या बन गया यहाँ पे? सोडियम जिंक के साथ रिएक्शन है तो जिंकेट, और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन है तो एल्यूमिनेट। ओके, डन। चलो, ये ना थोड़ा सा फॉर्मूला बनाने का तरीका होता है, उसके अंदर हमें करना पड़ेगा। जैसे 9th क्लास के अंदर है ना अपने वो चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो वहां पे हम ये सीखते हैं कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं वो आप तभी कर सकते हैं जब अगर आपको इनका एटॉमिक नंबर पता है। एटॉमिक नंबर पता होने के बाद वैलेंसी पता होनी चाहिए, तो वैलेंसी एक्सचेंज होती है। वैलेंसी क्या होती है? एक्सचेंज होती है। सिखाएंगे, वो भी सिखाएंगे। ठीक है, उसके लिए क्लास लगा लेंगे अपना स्पेशल, जिसमें आपको फॉर्मूले बनाने ही सिखा देंगे कि किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। एटॉमिक नंबर पता होगा, देन उसके बाद वैलेंसी निकाल लेंगे। जैसे कल आपा ने किया था ना, KLM में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, तो वैसे वैलेंसी निकाल ली जाती है। फिर वैलेंसी को एक्सचेंज कर देते हैं, इसकी वैलेंसी उसके पैर में, उसकी वैलेंसी उसके पैर में, और फिर उससे फॉर्मूला प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, करवा देंगे। एक बार आप ये चैप्टर कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक क्लास लगा लेंगे उसके लिए भी। ठीक है, चलो इतना सबने कर लिया, हो गया सबका। चलें आगे।
चलो भाई नेक्स्ट देखो। अब हमें इसके अंदर कुछ एलॉयज के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ेंगे? एलॉय। एलॉय क्या होती है? मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, है ना, उसे हम क्या बोल देते हैं? एलॉयज। एलॉय। एलॉयज के ऊपर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से एग्जाम के अंदर। एलॉय क्या होता है? हेट्रोजीनस नहीं, सॉरी, होमोजीनस मिक्सचर। जैसे मान लो आप ये कहें, अपने जो स्टील के बर्तन है घरों के अंदर, वो क्या है? एलॉय है। वो किसके बने हैं? एलॉय के बने हैं। यानी उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक मेटल होती है, उसके अंदर बहुत सारी जो मेटल्स होती हैं उनका क्या है? मिक्सचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलॉय के अंदर आप क्या लिखोगे? एलॉय क्या है? होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब बिल्कुल मिक्स हो जाती है। अब जैसे स्टील का बर्तन आपने ले लिया, क्या आपको ये पता चलता है कि उसके अंदर हमने क्या क्या डाला? आयरन डाला है, ये स्टील डाला है, कुछ भी डाला है, क्या पता चलता है? नहीं पता चलता ना। होमोजीनस मिक्सचर का क्या मतलब क्या है? कि हमने बिल्कुल अच्छे से उसे क्या कर लिया है? मिक्स कर लिया है। ठीक है, तो एलॉय क्या है? होमोजीनस मिक्सचर है। किस किस का? मेटल प्लस नॉन मेटल का, या फिर आप मेटल प्लस मेटल का भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी का भी कर सकते हैं। मेटल का नॉन मेटल के साथ, मेटल का मेटल के साथ भी हो सकता है। इसे आप बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, एलॉय। अब जैसे आप लोगों के एग्जाम में क्या होता है कि यूं पूछेंगे कि ब्रास है, ब्रास। ब्रास क्या है? एक एलॉय है, बर्तन है। कौन? ब्रास क्या होता है? वो तो ब्रॉन्ज होता है। पित्तल। पित्तल के बर्तन सुने? पित्तल के बर्तन होते हैं ना, वो ब्रास होता है। ठीक है, किस किस का मिक्सचर होगा? कॉपर और जिंक का। किसका मिक्सचर होता है? कॉपर एंड जिंक का। तो आप लोगों से देखो क्वेश्चन, मैंने ये देखा है आप लोगों के एग्जाम में कि ब्रास इज द मिक्सचर ऑफ। नीचे आपको ना सिंबल्स दिए होते हैं, ऐसे दिए होंगे ऑप्शन, Cu प्लस Zn। ए ऑप्शन ये दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है Cu प्लस Fe। इस तरीके से ऑप्शन दिए होते हैं, तो अपना तो सही ये है। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑप्शंस बना के दे दिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्रास है वो किस किस से मिलके बना है? कॉपर और जिंक से। ब्रॉन्ज किसका है? कॉपर प्लस टिन। ब्रॉन्ज किस किस चीज का मिक्सचर है? कॉपर प्लस टिन। ठीक है, कॉपर का फॉर्मूला क्या होगा? Cu, टिन का Sn। ठीक है, Cu प्लस Sn। आगे लिखो शोल्डर। क्या होता है शोल्डर? हथियार बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, लेड एंड टिन। लेड का फॉर्मूला क्या होता है? PbSn। ठीक है, और स्टेनलेस स्टील, जो अपने घरों में स्टील के बर्तन होते हैं, स्टेनलेस स्टील, इसके अंदर आयरन, क्रोमियम। ठीक है, आयरन, आयरन के साथ क्रोमियम और निकल। ठीक है, आयरन, क्रोमियम, निकल। आयरन, क्रोमियम, और क्या होता है? निकल। भाई इसमें से, इस चैप्टर में से ना आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम उठा लो, एक दो क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ये कॉमन से क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखो, रस्टिंग क्या होती है? रस्टिंग, रस्ट क्या होती है? रस्टिंग, रस्टिंग क्या होती है?
आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे ब्राउन कलर का क्या है, सब्सटेंस होता है, उसे आप क्या बोलते हैं, रस्ट, है ना। तो रस्ट कैसे होती है, आयरन है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेता है बेटा, ऑक्सीजन और वाटर के साथ। किस किस के साथ, ऑक्सीजन और जो मॉइस्चर है एयर के अंदर उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। तो आयरन की यहाँ पे आप लोगों ने देखा है ना, आयरन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही होती है रस्ट, है ना। तो आयरन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ और वाटर वेपर, वाटर वेपर जो एयर के अंदर है इनके साथ रिएक्शन करता है। तो आप ये बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, उसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ गया, हाइड्रेटेड हो जाता है आयरन। तो इससे क्या फॉर्म होती है, रस्ट फॉर्म होती है। और रस्ट क्या करती है, आयरन को वीक बना देती है, यानी उसकी वजह से आयरन है वो टूट सकता है। ओके, तो यहां पर हम रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं दो प्रोसेस इसके सबसे अच्छे हैं। एक तो प्रिवेंशन फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग से हम कैसे आयरन को बचा सकते हैं। एक है ग्रीसिंग, पेंटिंग, पेंट कर दिया, क्रोम प्लेटिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों से पूछा जाता है गैल्वेनाइजेशन। अब देखो ग्रीस के अंदर क्या है ब्लैक कलर की ग्रीस होती है वो लगा दी जाती है। पेंट के अंदर आपका क्या है, अपने घरों में गेट वगैरह है उनको पेंट कर देते हैं, है ना। ये सारा सब कुछ हम करते हैं, लेकिन इसे कोरोजन भी कहते हैं। रस्टिंग को, कोरोजन का मतलब क्या होता है कि भी किसी भी चीज का धीरे धीरे टूटना, खुरना, जैसे आप लोगों ने पंजाबी में बोला है ना, मतलब धीरे धीरे वो चीज वीक हो जाए, उसे आप क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो यहाँ पे इसे कोरोजन भी कह सकते हैं। अब इन दोनों को तो इतना नहीं पूछते। क्रोम प्लेटिंग के अंदर कहते हैं किसकी कवरिंग चढ़ाई जाती है आयरन के ऊपर, क्रोमियम की। किसकी कवरिंग चढ़ाई जाती है, क्रोमियम। और गैल्वेनाइजेशन में जिंक की। बस आपको ये चीजें याद रखनी है कि क्रोम प्लेटिंग के अंदर क्रोमियम की लेयर चढ़ाते हैं आयरन के ऊपर, और गैल्वेनाइजेशन के अंदर जिंक की लेयर चढ़ाते हैं आयरन के ऊपर, ताकि वो टूटे ना, ताकि वो खत्म ना हो। ठीक है, ये आप लोगों का मेटल नॉन मेटल वाला जो टॉपिक है इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फिर कल हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके भाई, मिलते हैं फिर, बाय बाय।